धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि सिर्फ आपको घटनाओं से ही अवगत न कराए, घटनाओं के पीछे की भूमिका से भी आपको अवगत कराए, या घटनाओं से जुड़े हुए जो कैरेक्टर हैं उनसे भी आपको अवगत कराए। दो नाम आपके सामने मैं आज रख रहा हूं, उनको लेकर हम एक विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा साहब के साथ। एक नाम है अटॉर्नी जनरल, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एजी। दूसरा नाम है सॉलिसिटर जनरल। आजकल देखने में आ रहा है कि अटॉर्नी जनरल कहीं गायब हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या सरकार ने उनको हटा दिया है? वो किसी मुकदमे में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? दूसरा एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल, वो हर मुकदमे में नजर आ रहे हैं और छोटे से छोटे मुकदमे में सरकार उनको खड़ा कर दे रही है। ये सब चल क्या रहा है? और जो ये सॉलिसिटर जनरल हैं जिनका नाम है तुषार मेहता, उनकी भूमिका पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। पर पहले मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, अटॉर्नी जनरल क्या होता है और उसकी भूमिका क्या होती है सर? देखिए, अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और सरकार को कोई भी अगर कानूनी सलाह लेनी है तो वो अटॉर्नी जनरल से लेते हैं। बाकी सभी अधिकारी, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल हो या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो या कोई भी हो, वो अटॉर्नी जनरल की निगरानी में ही, उनके अंडर ही काम करते हैं, उनकी ही एडवाइस से और उन्हीं की डायरेक्शंस पे काम करेंगे। ऐसा भारत के संविधान में प्रोविजन है। राष्ट्रपति को भी अगर कोई सलाह लेनी है तो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट जो है ना, नंबर 1 लॉ ऑफिसर जो है देश का, वो अटॉर्नी जनरल होता है। और संविधान ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही ये ताकत दी है कि वो कैबिनेट को और राष्ट्रपति को एडवाइस करें। क्या सिर्फ वो एडवाइस करेंगे या मुकदमों में कोर्ट में भी हाजिर होंगे? नहीं, एडवाइस करने से मेरा मुराद ये है कि वो वही बॉस हैं जो भारत सरकार के लीगल डिपार्टमेंट का अगर कोई बॉस है तो अटॉर्नी जनरल है। कोर्ट में कहीं भी किसी को अपीयर होना है तो वो उन्हीं के बिहाफ पे और उन्हीं की निगरानी में अपीयर होता है, ऐसा कानून में प्रावधान है। बाकी सब लोग उनके अंडर में, और उनके पूरे देश की बात बता रहा हूं मैं। अगर भारत सरकार को कहीं भी कोई केस रिप्रेजेंट कराना होगा तो वो उन्हीं की निगरानी में होगा, उन्हीं के अंडर में होगा, ऐसा कानून में प्रावधान है। एक सवाल जो आपकी बातचीत से अभी तक खड़ा हुआ, आपने कहा कि सलाह दे सकते हैं, दूसरे वो तय करेंगे कि सॉलिसिटर जनरल कोई पेश होगा या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहीं पेश होगा। क्या वो खुद नहीं पेश होंगे किसी मुकदमे में? क्या नहीं, खुद सब लोग ही उन्हीं के बिहाफ पे पेश हो रहे हैं, तो वो खुद ही बॉस है ना, सबसे बड़े वकील वही है, उन्हें तो होना ही है। पिछली बार हमने देखा जब मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल थे, वो खुद कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए दिखाई देते थे। लेकिन इस बार के वेणुगोपाल जो हैं, वो शुरुआत के दिनों में तो दिखाई दिए कोर्ट के अंदर, लेकिन अब उनका कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ है। अब इस पे तो ये आपको वेणुगोपाल साहब से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर, उनकी निगरानी के बगैर ना तो सॉलिसिटर जनरल साहब कुछ कह सकते हैं कोर्ट में, ना कोई और दूसरा वकील। तो ये बुनियादी कानून का प्रावधान है। अब वो क्यों नहीं अपीयर हो रहे, उसके बारे में तरह तरह की कवायद लगाई जा रही हैं। अगर आप चाहें तो मैं जो लीगल, जो सुप्रीम कोर्ट में गॉसिप है, जो हम सब लॉयर्स जो सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गॉसिप मैं आपको बता सकता हूं। बता दीजिए, मैं भी जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो के वेणुगोपाल साहब हैं, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड लॉयर माने जाते रहे हैं कई सालों से, मतलब दशकों से जी। बहुत इज्जत भी है। तो शायद ऐसा जो हमारे बीच में सब बातचीत चल रही है कि सरकार उनसे ऐसे काम कराना चाहती है जो उनका जमीर इजाजत नहीं दे रहा जी। और दूसरी बात यह है कि सरकार उनको बना के अब फंस भी गई है जी, क्योंकि इतने बड़े वकील को बना दिया और उनकी टक्कर का दूसरा वकील कोई सरकार को शायद मिल नहीं रहा होगा। और दूसरी वजह यह भी है कि कोई भी इतना बड़ा वकील होगा तो वो अपने अंदर के जमीर से कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा इस सरकार के कहने पे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो वेणुगोपाल साहब के साथ ये समस्या शायद इस सरकार को है कि वो इनकी सारी वो बातें जो सरकार अदालत में कहना चाहती है भारत सरकार की तरफ से,
वो शायद उनका ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा, इसीलिए वो आजकल कोर्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। चल, क्या एक चीज ये भी काम कर रही है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो गुजराती हैं, और ये सरकार जब से आई है देखने में आया कि हर जगह गुजराती अधिकारियों को ज्यादा महत्ता देती है, उस वजह से इन सॉलिसिटर जनरल को ज्यादा महत्ता दी जा रही है, और आने वाले टाइम में शायद इनको अटॉर्नी जनरल भी बना दिया जाए अगला। नहीं, देखिए ये बात तो सिर्फ कोर्ट में नहीं देखी जा रही ना, ये तो हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे देश का कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब जगह गुजराती जो लोग हैं, या तो गुजरात के रहने वाले हैं या गुजरात काडर से जो आते हैं, इन लोगों का अभी एक तरह से पूरा कब्जा है देश के सभी संस्थानों पे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी दूसरा संस्थान हो, सीबीआई हो, सीवीसी हो, कोई भी जगह देख ली जाए, आर्मी हो, सब जगह गुजराती जो गुजरात से आते हैं या गुजरात काडर में कभी ना कभी रहें, या नरेंद्र मोदी साहब के साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब के साथ काम किया है, या हमारे जो अमित शाह साहब हैं होम मिनिस्टर, उनके साथ काम किया हो, ऐसे अफसरों की भरमार है, ऐसे लोगों की भरमार हर जगह है। अब तो नए नए बिजनेसमैन जो हैं वो भी, जिनका कहीं वजूद नहीं था, वो गुजरात से आते हैं, इस वजह से वो लोग पूरे देश के बिजनेस पे भी कब्जा कर रहे हैं। और यहां मैं एक बात और ऐड कर दूं कि चाइना और इंडिया के बीच में जो व्यापार हुआ है, जिससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और चाइना का बहुत बड़ा फायदा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट जिसे कहते हैं, उसमें भी चाइना के साथ जितना बिजनेस करके चाइना को फायदा पहुंचाया है, वो भी मेजॉरिटी जो है वो गुजरात से आने वाले गुजरात के मनुवादी बिजनेसमैन लोग ही रहे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अटॉर्नी जनरल के अधिकार आपने बता दिए हैं, अटॉर्नी जनरल क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो तमाम चीजों में आपने रोशनी डाल दी, लेकिन अब आता है पद सॉलिसिटर जनरल का। तो सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरी पोजीशन पे हुए, तो वो किन मुकदमों में पेश होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे हैं, जो हाई कोर्ट में मुकदमे हैं, या वो लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चले जाएंगे? देखिए, आमतौर पे तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं या इवन के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हैं, और अटॉर्नी जनरल साहब की तो बात ही भूल जाइए, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से ही टाइम नहीं मिलता है जी। मतलब इतने मुकदमे हैं। सरकार जो है हमारी भारत सरकार जो है देश की सबसे बड़ी मुकदमेवार है जी। तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं और अटॉर्नी जनरल हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट से ही टाइम नहीं मिलता, इसीलिए हर एक हाई कोर्ट में एक एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल खास तौर पे बड़े हाई कोर्ट्स में नियुक्त किया जाता है भारत सरकार द्वारा। जैसे दिल्ली में भी एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दिल्ली हाई कोर्ट के लिए ही हैं, क्योंकि वहां भी भारत सरकार के इतने सारे मुकदमे हो। इसके अलावा स्टैंडिंग काउंसिल भी होते हैं भारत सरकार के हर एक हाई कोर्ट में जी, और हर एक कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी स्टैंडिंग काउंसिल यूनियन ऑफ इंडिया के भी होते हैं जो वहां पे पेश करते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी सॉलिसिटर जनरल साहब को तो भूल ही जाइए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, उनका भी आना हाई कोर्ट में भी बहुत मुश्किल होता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट में भी ये बहुत ही मुश्किल से आते हैं। तो फिर वो गुलिफ्सा वाले मामले में कैसे पेश हो गए तुषार मेहता जो है? देखिए, ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि तुषार मेहता साहब को दो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब को और उसके अलावा 2 स्टैंडिंग काउंसिल्स को भी इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया गया है जी। तो अब वो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि, और क्योंकि ये अमित शाह साहब के क्लोज माने जाते हैं, तो अब अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि अमित शाह साहब जो हैं, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब हैं, वो गुलफिशा वाले केस में खुद अपनी डायरेक्ट नजर, पैनी नजर रखना चाहते हैं, और ये शायद उनकी नजर में कोई उनका पेट प्रोजेक्ट है। जैसे उनके बहुत सारे पेट प्रोजेक्ट होते हैं कि अभी राजस्थान में सरकार गिराना उनका आजकल का पेट प्रोजेक्ट माना जा रहा है, मध्य प्रदेश में गिराने का एक पेट प्रोजेक्ट था उनका, महाराष्ट्र में भी सरकार गिराना उनका एक, जो दिल्ली में चर्चाएं चल रही है, एक पेट प्रोजेक्ट है। तो गुलफिशा भी उस लगता है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब का एक पेट प्रोजेक्ट है जिसपे वो बहुत ही प्रोफेशनली अपनी खुद की नजर रखना चाह रहे हैं। इसीलिए क्या आपने अपने अनुभव से कभी देखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गुलफिशा जैसे मामले के अंदर देश का सॉलिसिटर जनरल 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के साथ पेश होता है?
कभी आपने देखा हो ऐसा? नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इसीलिए मुझे हैरानी हो रही है। अभी तो खैर वो पेश नहीं हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सिर्फ हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, लेकिन उनको बना दिया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी शायद आने वाले टाइम में पेश होंगे, ऐसी ताकत उनके पास है अब, क्योंकि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के सामने इस मामले में पूरा सरेंडर कर दिया है। हालांकि ऐसा भी किसी केस में नहीं देखा गया है कि ऐसा दिल्ली सरकार ने सरेंडर किया हो। तो इसमें भी ये लगता है कि अमित शाह साहब ने केजरीवाल साहब से शायद कोई पर्सनल गुजारिश करके ये केस अपनी निगरानी में लिया है। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने जो सरकारी वकील नियुक्त कर रखा है उसका नाम है राहुल मेहरा, वो इस मामले में सरेंडर कर जाते हैं और उनकी जगह पर सॉलिसिटर जनरल दो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के साथ इस मुकदमे में आके खड़े हो जाते हैं। आखिर ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी में चल क्या रहा है? अब दुनिया तो यही कह रही है कुछ संबंध चल रहा है गहरा जी, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। खास तौर पे जो कम्युनल एजेंडा है जी, जो आरएसएस का जो सांप्रदायिक एजेंडा है देश को धर्म के नाम पे बांटने का, उसमें इनकी साठगांठ जो है। अब ये चर्चा तो आम ही है, कोई नई नहीं, सभी बोल रहे हैं अब तो। पहले तो शायद ये ढकी छुपी बात थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलके आरएसएस का जो हिडन एजेंडा है हमारे देश को, संविधान को कमजोर करने का और सांप्रदायिक एजेंडा जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें शायद दोनों ही हमारे जो अमित शाह साहब हैं और केजरीवाल साहब हैं, दोनों ही वैश्य समाज से आते हैं। तो इसने भी कहीं ना कहीं इन दोनों में आपस में जो विश्वास बनाने का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं अंजाम दिया है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। जैसा कि आपने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब का जिक्र किया और बताया कि बहुत वरिष्ठ वकील हैं, क्या ऐसा कोई इतिहास सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का मिलता है मुकदमों के मामले में? देखिए, जब से वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब नहीं बने तो ज्यादातर लोगों ने उनका नाम नहीं सुना था जी, और ये भी सब हमारे सभी लोगों के बीच में चर्चा है। लेकिन गुदड़ी में लाल छुपा हो सकता है, उनकी काबिलियत अमित शाह साहब को पसंद हो सकती है, ये तो आदमी की पसंद है। बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स जो हैं वो कहीं नजर नहीं आते, ऐसा भी होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉयर्स जो हैं वो अपने कहीं ना कहीं किसी हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रह जाते हैं। तो लेकिन अमित शाह साहब ये तुषार मेहता साहब का कोई ऐसा प्रोमिनेंट जो लीगल प्रैक्टिस में भारत में हमारे नहीं सुना गया था। हाँ, उन्होंने अमित शाह साहब के केस किए और जो ये दूसरे उनके केसेस हुए उसमें वो जरूर नजर आते हैं। चलिए, मैं काबिलियत पे इसलिए सवाल पूछ रहा था क्योंकि एक मामला आपने देखा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और मजदूरों वाले मामले पर उसमें सॉलिसिटर जनरल पेश हुए और वहां पे उन्होंने अजीब सी एक दलील दी। उन्होंने कहा कि 1983 में सूडान के अंदर वहां पे जब भुखमरी हुई थी तो एक बच्ची के पास बैठा हुआ था, एक फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली और बाद में उसने सुसाइड कर ली। मामला असल में वो 1993 का था सूडान का, और वहां वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उसको बता रहे हैं कि 1983 का। इसलिए मैं उनकी काबिलियत के बारे में पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, देखिए, काबिलियत तो जो क्लाइंट है उसको पता होनी चाहिए कि वो उनके मन के मुताबिक काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। काबिलियत तो उससे नापी जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल साहब है वो भी नहीं है, तो तुषार मेहता साहब के कंधों पे काम का वजन इतना हो गया है, और उनको क्योंकि शायद ऊपर से डायरेक्शंस होती होंगी कि आपको ही सब केसेस में अपीयर होना है, दूसरे लोगों पे शायद अब ये सब अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। अमित शाह साहब को भरोसा नहीं है कि किसी भी और वकील को करेंगे तो वो उनकी मन की बात नहीं कह पाएगा या नहीं कहेगा। तो तुषार मेहता साहब के ऊपर काम इतना ज्यादा आ गया है कि हाईकोर्ट भी भागना है, सुप्रीम कोर्ट में भी रहना है, कभी किसी और मुकदमे भी जाना है, सलाह भी देनी है। तो इतना सारा अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर काम आ जाए तो वो गलतियां तो करेगा ही, मगर गलतियां आदमी के काम के बोझ की वजह से भी होती हैं, और गलतियां आदमी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ होती है या उसकी जो आम एक समझ है उसकी वजह से भी गलतियां होती हैं। तो कोई भी वजह हो सकती है, काम का बोझ भी एक वजह हो सकती है, और कई चीजों को ना समझ पाना भी एक वजह हो सकती है। जी जी, काम का बोझ भी एक वजह हो सकती है, कई चीजों को ना समझ पाना भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ा हो
तो 1983 वाला मैसेज जो है वो व्हाट्सएप में घूमता है कि सूडान के अंदर इस तरीके से भुखमरी हुई थी, और वहां कोर्ट में खड़े होके अगर सॉलिसिटर जनरल ने 1993 की घटना को 1983 बताया तो कोर्ट ने उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, सॉलिसिटर जनरल साहब के पद की बहुत वैल्यू होती है, ये आपको समझना पड़ेगा जी। तो जजेस भी एडवोकेट जनरल साहब, अटॉर्नी जनरल साहब से और सॉलिसिटर जनरल साहब से बहुत ही इज्जत से बात करते हैं, और वो कोई भी बात बोले तो उसको वजन दिया जाता है। अब चाहे वो बात गलत हो या सही हो, तो इसीलिए किसी भी अटॉर्नी जनरल को या सॉलिसिटर जनरल को कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये देश के नंबर 2 के लॉ ऑफिसर हैं। ये तो उनको अपने ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उनके जो लॉ ऑफिसर्स, जो भारत सरकार के जो अफसर थे, उनको बताना चाहिए था। क्योंकि देखिए, वकील से ये उम्मीद करना कि उसको सब कुछ पता होगा, नहीं पता होता। तो जो भारत सरकार के अफसर हैं, उन्होंने भी शायद, अब प्रॉब्लम ये भी है कि सरकार में के सारे ऐसे काम कराने हैं अफसरों से भी जो कोई भी इज्जतदार और ईमानदार अफसर नहीं करेगा। तो अब जो ब्रीफिंग करने लोग आ रहे हैं वही कमअकल हैं, तो तुषार मेहता साहब क्या करेंगे? अब हर एक अफसर की गलती तो तुषार मेहता साहब नहीं पकड़ पाएंगे, और अब तो यहाँ तो भरमार है सभी अफसरों की, करप्ट और बेईमान अफसरों की भरमार है। तो सारी जिम्मेदारी तुषार मेहता साहब को भी देना गलत होगा, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी तुषार मेहता साहब की है, क्योंकि वो बात उनके मुंह से निकल रही है। तो उनको इसका जो एक तरीका होता है उसको टेस्ट करके ही कोई बात बोलनी चाहिए। क्या ऐसा भी है कि तुषार मेहता के अलावा किसी और ने, जैसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोई और होता, उसने ऐसी गलती कर दी होती तो कोर्ट ही नहीं सरकार भी उसके खिलाफ एक्शन ले लेती, लेकिन क्योंकि ये गुजराती है इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स को हटाया गया है, तुरंत उनका टाइम खत्म होने से पहले हटाया गया है। सॉलिसिटर जनरल साहब को भी हटाया गया है, ऐसा बहुत बार देखा गया। लेकिन बात वही है ना, क्लाइंट जो भारत सरकार है वो उनके कामों से खुश है, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं कि गुलफिशा के केस में ऐसा क्या है और किस मोड पे वो केस पहुंचा हुआ है, ये थोड़ा सा अगर आप बता पाएं तो। देखिए, गुलफिशा का केस वो केस है जिसमें जो होम मिनिस्ट्री से एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की मदद से जी, और एक ऐसा होम मिनिस्टर साहब की तरफ से दबाव है, और वो इस बात को ओपनली कहते भी हैं कि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट जो है वो किसी तरह भी उसको खत्म करेंगे और सीए एनआरसी लागू करेंगे। तो उसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा जो है, ये जो मुस्लिम महिलाओं ने प्रोटेस्ट किए पूरे देश में, बगैर किसी की मदद के, बगैर किसी की सपोर्ट के, कोई भी इनके लिए ये कहे कि मैंने कराया या कोई और के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए या क्रेडिट किसी को भी दिया जाए, तो बिल्कुल झूठ होगा। इससे जो है अमित शाह साहब जो चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, इससे इनकी बहुत ही फेलियर एक साबित हो रहा था पूरी दुनिया के सामने कि ये इस चीज को अपनी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसको उन्होंने किसी भी हालत में खत्म कराना था। तो उसी नजर से दिल्ली पुलिस के अफसरों ने और पुलिस के लोगों ने बाकायदा हमले किए मुस्लिम समाज के ऊपर, और पूरा जो दंगा है ऑर्गेनाइज किया। ये सब इसका मकसद सिर्फ एक था, दंगे का भी, कि लोगों में इतना दहशत फैला दी जाए, मुस्लिम महिलाओं में खास तौर पे, कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट अपने संविधान बचाने के लिए ना करें। उसी कड़ी में आपको ये देखना होगा कि जो दंगे जब खत्म हो गए और उसके बाद कोविड वायरस का लॉकडाउन भी लग गया, सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों को अरेस्ट किया गया और जेलों में डाला गया, और पुलिस ने भी कोविड वायरस लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस थी उसको तोड़ के भी घरों में रेड करके जबरदस्ती लोगों को उठाया। अगर आप दिल्ली भर के आंकड़े निकाल लें, ये भी किस लिए था? एक टेरर फैलाना है मुस्लिम महिलाओं में कि वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जैसे ही लॉकडाउन खुलता है ना करें, और सीए का विरोध ना करें, संविधान बचाने की बात ना करें, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर ना लगाएं अपने पीछे, और जय भीम ना बोलें, जय संविधान ना बोलें। अब ये केस हमने एक ऐसा गुलफिशा का डाल दिया, जो अगर हम इसमें जीतते हैं तो ये सारे यूएपीए के जितने भी मुल्जिम हैं उनको सबको फायदा होगा, और सबकी जेल से बाहर तुरंत आने की रास्ता खुल जाता है अगर हम इसमें जीतते हैं, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई। इन्होंने टेक्निकल जिस कोर्ट के पास पावर थी उस कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया किसी को,
तो इसलिए छूटने के आसार इस ग्राउंड पे एकदम मजबूत बन गए। तो अब अमित, अगर ये यूएपीए का केस खत्म हो जाता है तो जो एक दहशत फैली हुई है अभी मुस्लिम या फैलाने की कोशिश हो रही है मुस्लिम समाज में भी और मुस्लिम महिलाओं में खास तौर पे कि इतने बड़े बड़े केसों में फंसा दिया जाएगा कि आपकी जिंदगियां खराब हो जाएंगी, आपको बेल नहीं मिलेगी 10-10, 20-20 साल तक। तो अगर हम इनको छुड़ाने में तुरंत कामयाब हो जाते हैं तो वो जो अमित शाह साहब का प्रोजेक्ट है डर का माहौल पैदा करने का, वो फेल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी जो भी बेस्ट ताकत थी, अपने सबसे विश्वास पात्र, अपने सबसे काबिल सारे वकील इसमें छोटे से केस में उतार दिए हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट को खत्म करने की जो उनकी साजिश थी उसमें एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा अगर ये लोग बाहर आ जाते हैं और यूएपीए का केस में भी ये लोग बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं जल्दी। अभी क्या स्थिति है गुलफिसा वाले केस की? अभी देखिए, हमने बहस इसमें पूरी कर दी है। सारी जो गलतियां हैं, जो हमारी नज़र में तो ऐसी गलतियां हैं जो पूरी नहीं की जा सकती हैं, और जजमेंट रिजर्व्ड है अब उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन आजकल का जो माहौल है, और ये बातें भी मीडिया के माध्यम से ऐसा कर देते हैं कि ये देशद्रोह है और ये सब, जो ये झूठी बातें मीडिया के माध्यम से भी देश में पैदा, तो जजेस भी कहीं ना कहीं हमारे समाज का ही हिस्सा है और बहुत सारे जजेस ने ये बोली भी है बात। अभी एक रिसेंट स्टडी भी आई है कि जो समाज में माहौल चल रहा होता है उससे जजेस की जजमेंट भी इफेक्ट होती है। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये केस जो है बिल्कुल ओपन शट केस जिसे हम कहते हैं वैसा है। लेकिन अब सबको इंतजार करना पड़ेगा हाई कोर्ट के फैसले, जो कब तक आएगा वो? मेरे ख्याल से जल्दी ही आ जाएगा ये फैसला, क्योंकि 25 तारीख को दोबारा गुलफिशा को पेश होना है, तो कम से कम उससे पहले तो किसी भी हालत में ये फैसला आ जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और मुझे लगता है धाकड़ खबर के जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। अच्छा बुरा जो भी लगा हो, आप कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं।